वेलकम टू आवर चैनल सारथी वर्ल्ड अफेयर्स। यहाँ हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को, देश दुनिया की सारी खबरों को डिस्कस करेंगे और हम लोग देखेंगे कि अभी रिसेंटली जो एससीओ सबमिट हुआ है, रसिया, चाइना और इंडिया का जो मुद्दा है, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पहले देखेंगे, फिर हम लोग आगे अभी ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है उसका, इन तीनों देशों के बीच का क्या पर्सपेक्टिव है इस एससीओ सबमिट को लेकर के, सभी चीजों को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लोग अपना डिस्कशन को शुरू करते हैं कि इंडिया, रशिया, चाइना को लेकर के जो वैश्विक व्यवस्था बन रही है उसमें इंडिया, चाइना और रशिया का क्या रोल है, क्या भूमिका है। तो देखेंगे हम कि इंडिया और चाइना का जो रोल रहा है वैश्विक व्यवस्था में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना और इंडिया दोनों एशिया के इमर्जिंग पावर हैं। और रसिया के साथ अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो 1990 में एक विदेश मंत्री हुए हैं, जिनका फोटो आपको सामने दिख रहा हो, देखिए। तो इनका नाम था एवेगेनी प्रीमाको। ये इन्होंने एक आइडिया दिया था 1990 में कि इंडिया, चाइना और रसिया तीनों देश एक साथ आए और आरआईसी का फॉर्मेशन किया जाए, जिसमें आर स्टैंड फॉर रसिया, आई स्टैंड फॉर इंडिया एंड सी स्टैंड फॉर चाइना। और एक ऐसा त्रिकोण बनाने की बात कही इन्होंने कि ये क्या करे, जो यूनिलेटरल पावर है यूनाइटेड स्टेट का, उसको क्या कर सके, बैलेंस कर सके ग्लोबल लेवल पर, ताकि सिर्फ जो हेजेमनी वर्चस्व है अमेरिका का वो ना रह जाए, बल्कि क्या हो, और भी जो कंट्रीज हैं, ये तीनों कंट्रियां, इनका भी वर्ल्ड पे, पूरे ग्लोबल लेवल पे वर्चस्व हो और एक साथ काम करें। और आगे जहां देखेंगे कि ये जो आइडिया था विदेश मंत्री रशिया के जो थे 1990 में, इन्होंने आइडिया दिया, अभी मैंने इनका नाम बताया, एवेगनी प्राइकोमा, ठीक है। तो इन्होंने ये आइडिया दिया, इसी आइडिया के फाउंडेशन से हम लोग देखेंगे तो ब्रिक्स का और एससीओ का बाद में स्टेब्लिशमेंट होता है, और संघाई का जो कोऑपरेशन है जिसकी सबमिट अभी होने वाला है। और हम लोग आगे देखेंगे कि जो ब्रिक्स है उसको इमर्ज हुआ अल्टरनेटिव के लिए जो वेस्टर्न लीड इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आप लोग देखेंगे यूएनओ है, डब्ल्यूटीओ है, इन सारे इंस्टीट्यूशंस पे उन लोगों का वर्चस्व है, जो यूएसए का वर्चस्व है, ब्रिटेन का है, जर्मनी का है, ये वैसे कंट्रीज हैं जिनका वर्चस्व ज्यादा है। तो हम लोग, इन लोगों ने ब्रिक्स को एस्टेब्लिशमेंट किया कि वेस्टर्न का जो डोमिनेंस है उसको कम किया जा सके। देखिए नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे, व्हाइल एससीओ बिकेम अ प्लेटफॉर्म फॉर सिक्योरिटी, ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन इन एशिया। एशिया में ब्रिक्स का इमरजेंस जो कि प्लेटफॉर्म रहता है सिक्योरिटी के लिए, ट्रेड व्यापार के लिए, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के लिए, रणनीतिक सहयोग के लिए, ठीक है। और देखें कि इंडिया के साथ पाकिस्तान ने 2017 में एससीओ को ज्वाइन किया, जो कि दोनों देशों ने साथ में ज्वाइन किया 2017 में, ठीक है। इसको भी हम देखेंगे बाद में। देखिए, इंडिया एंड रशिया फ्रेंडशिप हैव बीन स्ट्रांग सिंस द सोवियत एरा। और आप सबको पता है, और ऐतिहासिक रूप से सबको पता है कि जो सोवियत एरा से ही इंडिया और रशिया का जो फ्रेंडशिप है बहुत ही अच्छा रहा है, स्ट्रांग रहा है। लेकिन 2000 में, सन 2000 में जब रशिया और इंडिया ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करते हैं, तो जाके इंडिया और रशिया का जो फ्रेंडशिप होता है और स्ट्रांग हो जाता है, जो कि आज तक चलता आ रहा है। और आप लोग देख सकते हैं, चाहे वो यूक्रेन रसिया युद्ध के बीच का हो, चाहे चाइना भारत कॉन्फ्लिक्ट के बीच हमेशा होता आ रहा है, चाहे गलवान घाटी के समय देखेंगे, या फिर आप लोग डोकलाम के टाइम देख सकते हैं, रसिया ने कभी इंडिया के विरोध में कोई बहुत स्टेटमेंट नहीं दिया है, हमेशा रसिया ने भारत का साथ दिया है। लेकिन देखिए, रशिया सी इंडिया एज ए स्टेबल एंड रिलायबल पार्टनर। रसिया ने हमेशा इंडिया को एक स्टेबल, अस्थाई और रिलायबल, भरोसेमंद पार्टनर के रूप में देखा है। लेकिन अगर हम वहीं देखें, जो कि आरआईसी की बात कर रहे थे या ब्रिक्स की बात कर रहे थे, ब्रिक्स समिट में हम लोग इंडिया, रशिया, चाइना की बात कर रहे थे, लेकिन इंडिया और रशिया स्टैंड्स फॉर ईच अदर एवरीवेयर। बट जो चाइना है, आप लोग सबको पता है कि चाइना का स्टैंड क्या रहा है भारत को लेके, हमेशा एक वो शत्रुतापूर्ण संबंध रहा है हमारा 1962 से। ये संबंध बिगड़ा उसके बाद से अभी तक सही नहीं हुआ। उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, तिब्बत का मुद्दा है, अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा है, जो एक लोग दलाई लामा जो तिब्बत के धर्मगुरु हैं वो यहाँ रहते हैं, वो भी मुद्दा है। लेकिन इंडिया, देयर आर मेनी डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना। बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं जो इंडिया और चाइना के बीच में रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इंडिया चाइना के डिस्प्यूट्स क्या हैं। इसी के साथ अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं,
हमारे टीम के द्वारा जो एफर्ट किया जा रहा है वो आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपको जो भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर देश दुनिया पे जो भी अपडेट हो आपको मिलता रहे और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। देखिए, पहला जो डिस्प्यूट है इंडिया और चाइना को लेकर के वो है बॉर्डर डिस्प्यूट, यानी सीमा का जो विवाद है वो लेकर के। देखिए, सीमा को विवाद को लेकर जो पहला मुद्दा है वो अक्साई चीन से रिलेटेड है। अक्साई चीन है वो जो एरिया है, जो टेरिटरी है वो क्लेम्ड बाय इंडिया, भारत के द्वारा क्लेम किया जाता है कि मेरा है और भारत का ही है वो, ठीक है। लेकिन कंट्रोल प्रेजेंट टाइम में देखेंगे उस पर कंट्रोल किसका है, चाइना का है, ठीक है। दूसरा अगर मुद्दा देखेंगे आप लोग तो दूसरा मुद्दा हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो दूसरा मुद्दा है अरुणाचल प्रदेश का है, क्लेम्ड बाय चाइना एज साउथ तिब्बत। चाइना इसको मानती है जो अरुणाचल प्रदेश का इलाका है कि हमारे साउथ तिब्बत का हिस्सा है। और रिसेंट में एक मुद्दा आया था जिसमें आप लोग देखे होंगे, अखबारों में चाहे न्यूज चैनल पे भी देख रहे हैं हम लोग, कि एक स्टेपल वीजा का मुद्दा था कि अरुणाचल प्रदेश के जो लोग अगर चाइना जाना चाहते हैं या जाते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन है जो गेम के खेलने के लिए चाइना जाते रहते हैं, उनके वीजा पर जब चाइना उनको वीजा देता है तो उनको पास अलग से एक स्टेप मोहर लगा दिया जाता है कि ये मतलब जैसे सारे भारतीयों को वीजा मिलता है वैसे नॉर्मल वीजा उनको नहीं मिलता है, स्टेपल वीजा मिलता है। ये भी एक मुद्दा है जो भारत और चाइना के बीच में डिस्प्यूट का मुद्दा रहा है। एलएससी का मुद्दा रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, जो अनडिफाइंड है, बहुत ज्यादा डिफाइंड नहीं है कि कहां से किसका कंट्रोल आ रहा है कहां नहीं है, ये भी मुद्दा है। दूसरा मुद्दा देखें तो मिलिट्री स्टैंड ऑफ एंड क्लासेस, कि कौन कौन से क्लास है मिलिट्री को लेकर के, कि कहां तक चाइना की मिलिट्री है फिर कहां तक भारत की मिलिट्री है। उसमें पहला मुद्दा है डोकलाम का, जो अब डोकलाम का मुद्दा 2017 में आता है। उसके बाद गलवान घाटी की मुद्दा क्लैश होता है जो इंडियन और चाइना मिलिट्री के बीच में होती है, 2020 में होता है, ठीक है। ये भी मुद्दा पूरे देश पे पूरी दुनिया पे बहुत चर्चा का विषय रहा, जिसमें फाइनल अगर अंततः देखें तो शांति समझौता किया गया और गलवान घाटी से चाइना की जो सेना थी वापस गई वहां से। यानी एक तरह से ग्लोबल लेवल पे देखा गया कि इस मुद्दे में, गलवान के मुद्दे पे भारत ने स्ट्रेटेजिक रणनीतिक रूप से, और भारत की कूटनीति इतनी शानदार थी कि उस समय हम लोगों ने डिप्लोमेटिकली हम लोगों ने उस मुद्दे को विन किया, जीत गए हम लोग मुद्दे पे, और पूरे दुनिया में इसका बहुत प्रशंसा किया कि इंडिया ने बहुत अच्छा डिप्लोमेटिक तरीके से इस मुद्दे को सुलझाया है। और मैक्सिमम मुद्दे को शांति तरीके से सुलझाना चाहिए, ये हमारा पर्सपेक्टिव है इंडिया का। जो भारत का प्रथम यही होता है कि हम शांति से मुझे सुलझा लें। लेकिन देखिए, तीसरा पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे इंडिया और चाइना के डिस्प्यूट में, वो है चाइना पाकिस्तान एक्सिस, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे क्लोज रिलेशन बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, जो चाइना और पाकिस्तान का जो दोस्तीपूर्ण संबंध है उससे लेकर के इंडिया को थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो संबंध देखेंगे जो ओबीआर का पार्ट। देखिए, चाइना और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर हम देख रहे थे कि डिस्प्यूट किस मुद्दे पे है। चाइना, चूंकि पाकिस्तान हमारा 1947 से ही शत्रुतापूर्ण संबंध रहा है हमारा, तो चाइना ने उसका फायदा उठाया और पाकिस्तान के साथ दोस्ती का संबंध निभाया। वो देख सकते हैं कि सीपीईसी जो मुद्दा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो वन बेल्ट वन प्रोजेक्ट का हिस्सा है, वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा है, और ये जो कि भारतीय क्षेत्र से होकर जाने वाला है, जो कि बहुत ही मतलब हमारे सॉवरेनिटी संप्रभुता का ठेस पहुंचाने का मुद्दा है। ट्रेड और इकोनॉमी, चौथा पॉइंट जो है और इम्पोर्टेंट भी है कि हमारे साथ चाइना और भारत का ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है कि चाइना इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। लेकिन दूसरा जो निगेटिव पॉइंट है भारत चाइना के इकोनॉमिक और ट्रेड को लेकर के, कि हमने चाइना के साथ जो भी बिजनेस है, जो भी हमारा ट्रेड है, वो निगेटिव है। ट्रेड डेफिसिट अगर देखेंगे तो 80 बिलियन डॉलर है, ये 80 बिलियन डॉलर, जो कि इंडिया के लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। इंडिया बैन चाइनीज ऐप एंड रिस्ट्रिक्टेड इन्वेस्टमेंट आफ्टर 2020 एंड टेंशन वाटर डिस्प्यूट, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे तो चाइना ने जो भी ऐप थे 2020 में, भारत ने बहुत सारे पे रिस्ट्रिक्शन लगाया, और जैसे टिकटॉक का नाम आप सुन सकते हैं, टिकटॉक को बैन लगाया गया, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट को रोका गया, क्योंकि इकोनॉमिक और ट्रेड का है और ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ हमारा, इसलिए हम इस पॉइंट को बहुत ध्यान भी देना है और समझ भी लेंगे। अगला पॉइंट देखिए, अब हम करेंट सिनेरियो को देखते हैं कि जो एससीओ सबमिट हुआ है, यहाँ क्या क्या डिसीजन हुए हैं, कौन कौन से लीडर्स जो हैं वो किसके साथ, आप देख सकते हैं। हम लोग देखेंगे एससीओ समिट को, जो कि तियानजिन में चाइना में हुआ है, चाइना में हुआ। और यहाँ आप लोग एक साथ देख सकते हैं व्लादिमीर पुतिन भी देखे, चाइना के जो राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग,
वो भी दिखे, ठीक है, और हमारे मोदी जी भी वहां थे। तो दिस मोदीज फर्स्ट विजिट टू चाइना सिंस 2018 के बाद से, जब हमारा डिस्प्यूट हुआ था, अगर आप लोग देखें डोकलाम की, 2017 के बाद से ये 7 साल के बाद पहला विजिट है चाइना मोदी जी का, ठीक है। चाइना अब इन तीन इस एससीओ समिट को लेकर के जो चाइना है, रसिया है और इंडिया है, तीनों का पर्सपेक्टिव अलग अलग है। तीनों लोगों का जो फोकस है, तीनों देशों का, वो अलग अलग मुद्दे पे है। हम देखेंगे कि चाइना का क्या मुद्दा है, चाइना किस चीज पे फोकस कर रहा है, रसिया किस चीज पे फोकस कर रहा है और इंडिया किस चीज पे फोकस कर रहा है, ठीक है। इन तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग देखेंगे। देखिए, चाइना इज प्रोजेक्टिंग दिस समिट एज अ सिंबल ऑफ मल्टीपोलैरिटी। चाइना इस समिट को, एससीओ समिट को ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि ये मल्टीपोलैरिटी का, जो बहुपक्षीय बहुध्रुवीय विश्व के जो पावर्स हैं बहुध्रुवीय के रूप में, कि यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, जहां पावर किसी एक व्यक्ति के पास सेंट्रलाइज नहीं है, किसी एक देश के पास नहीं है, बल्कि वो डिस्ट्रीब्यूट है पूरे ओवरऑल कई देशों में, जैसे इंडिया है, चाइना है, रसिया है, ये सारे पावरफुल कंट्री हैं जो इमर्जिंग पावर भी कहा जाता है। रसिया का पर्सपेक्टिव देखेंगे तो रसिया हैज आल्सो एम्फसाइज्ड दैट इट्स टाइम टू क्रिएट अ फेयर मल्टीपोलर वर्ल्ड। एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट किया जाए जहां जो सब कुछ हो, फेयर हो, अच्छे से हो, किसी के पक्ष में फेवर में ना हो। अगर ट्रेड भी हो रहा है तो वो सबके पक्ष में हो, किसी एक देश को ज्यादा ट्रेड डेफिसिट ना हो, किसी दूसरे देश को ज्यादा फायदा ना हो। बट इंडिया स्टांस इज लिटिल डिफरेंट। लेकिन जो इंडिया का स्टैंड है वो चाइना और रसिया के स्टैंड से अलग है। इंडिया हैज टेकन अ फर्म पोजीशन अगेंस्ट टेररिज्म एंड एट द सेम टाइम इंडिया का जो एक क्लियर स्टैंड है, और बहुत पहले से इंडिया का स्टैंड रहा है, टेररिज्म, आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है इंडिया के लिए। इंडिया ने टेररिज्म के मुद्दे पे एससीओ में अपनी बात रखी, और उन्होंने जो चाइना का स्टैंड था इसके ऊपर, चाइना का स्टैंड अगर आप लोग देखेंगे, जहां मोदी जी जब शी जिनपिंग से मिलते हैं, कि एक बॉर्डर डिस्प्यूट का मुद्दा है जो हम लोगों ने देखा हुआ है पहले, ठीक है। इसमें चाइना का जो स्टैंड था वो ये था कि हम लोग बॉर्डर के मुद्दे को क्या करते हैं, असाइड रखते हैं, किनारे रखते हैं, बाद में इसको डिस्कस किया जाएगा, या फिर हम लोग जो विवाद बॉर्डर का मुद्दा है उसको सही प्लेस जब होगा तब बात करेंगे। लेकिन चाइना ने जो ये बोला है कि हमारा जो फोकस है वो कोऑपरेशन पे है, टूरिज्म पे है, इन सब बातों पे, ट्रेड पे है, ट्रेड कोऑपरेशन पे हमारा फोकस है, टूरिज्म पे फोकस है, और इन सब बातों पे, ट्रेड पे और टूरिज्म को लेकर के भारत और चाइना की सहमति भी बनी है, जिसको आप लोग देख सकते हैं। देखिए, अब अगर हम लोग इस वीडियो में आगे जो चौथा स्लाइड है हमारे से, हम बात करेंगे ग्लोबल इंपैक्ट का। आखिर इस एससीओ समिट का भारत, चाइना जो और इंडिया है, इसका क्या इंपैक्ट है ग्लोबल इकोनॉमी पे, चाहे ग्लोबल मुद्दे पे क्या है इसका। देखिए, अगर देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे चाइना और इंडिया, रसिया, जो ब्रिक्स की संस्था है, ब्रिक्स ने क्या किया है, सरपास कर दिया है G7 को। G7 अभी तक जो 7 कंट्रियों का जो समूह है, ये दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर थी, सबसे ज्यादा इकोनॉमी पूरी दुनिया के जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन था। लेकिन ब्रिक्स ने इसको सरपास कर दिया, और देखिए ब्रिक्स का जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड इकोनॉमी में वो अभी 35% हो गया है, 35%, बल्कि G7 का अब सिर्फ 28% हो गया। यानी ब्रिक्स इमर्ज कर रहा है, एक ग्लोबल पावर के रूप में बन रहा है, ठीक है। दिस क्लियरली शो दैट एशिया इज अ ग्लोबल साउथ। दो अगर आप लोग देखेंगे, ग्लोबल साउथ आर नाउ रिसेपिंग द वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स। यानी जो ग्लोबल साउथ है उसमें जो एशिया की रिसेप कर रहा है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को और पॉलिटिक्स को, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को और राजनीति को क्या कर रहा है, एक अलग आकार दे रहा है, क्योंकि ब्रिक्स और एशिया के कई सारे देश ग्लोबल पावर के रूप में इमर्ज कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा मेन पॉइंट था, और 4 स्लाइड आपने देखा। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। देखिए, और वर्ल्ड सारथी अफेयर जो चैनल है, ये हम लोग सिर्फ वर्ल्ड अफेयर की बातें करेंगे, और भी जो नॉलेजफुल बातें होंगी जो देश दुनिया के मुद्दे पे वो करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ पे, कि हम लोगों ने जो अभी देखा 4-5 स्लाइड में, कि रसिया, इंडिया, चाइना की वैश्विक व्यवस्था में क्या भूमिका है, ग्लोबल इकोनॉमी के रूप में कैसे है, पॉलिटिक्स के रूप में क्या है। देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर रियली टेकिंग अ शेप। क्या जो न्यू वैश्विक व्यवस्था है वो एक नया आकार ले रहा है कि नहीं। तो हम लोग जिस स्लाइड्स में हमने बहुत सारे पॉइंट देखे, उस पॉइंट्स के आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि यस, पूरी दुनिया आजकल जो वैश्विक व्यवस्था है वो एक नया शेप ले रहा है, नया आकार ले रहा है। लेकिन आकार लिया नहीं है, ये अभी प्रोसेस में है, मेकिंग।
बट इट इज स्टिल इन द मेकिंग, ये प्रोसेस में है। और आप आगे देखिए कि रसिया एंड चाइना आर ओपनली चैलेंजिंग वेस्टर्न डोमिनेंस, जो पश्चिमी देशों का डोमिनेंस है, खास करके जो अमेरिका है, जब ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, उनका जो डोमिनेंस है उसको रशिया और चाइना ने ओपनली चैलेंज किया है। ठीक है, जो कि आप फैक्ट के आधार पे देख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने ब्रिक्स के रूप में देखा और भी जो संस्थाएं हैं उसके रूप में देखा, बहुत सारे पॉइंट आपने देखे। बट इंडिया का स्टैंड इससे अलग है, रसिया से और चाइना से। बट इंडिया इज वर्किंग अ बैलेंस पाथ। जो भारत की जो स्टैंड है, हमारा जो कूटनीति है हमारा इस समय, वो वर्ल्ड लेवल पे हम लोगों ने एक संतुलित रास्ता अपनाया है। अभी कोई क्लियर स्टैंड नहीं है कि हम वेस्टर्न के डोमिनेंस के खिलाफ बात कर रहे हैं और या रसिया चाइना के खिलाफ बात कर रहे हैं। हमने, क्योंकि हमारा एक इंटरेस्ट है, हमारा कोई परमानेंट दोस्त नहीं है, दुश्मन नहीं है, जो इंटरेस्ट है वो परमानेंट है, तो हम वो काम कर रहे हैं इंडिया बेसिकली, जो कि उसका इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है। देखिए, बैलेंस पाथ, नॉट इंटायरली अलाइंड विद द रशिया एंड चाइना। हम पूरी तरह से ना रसिया के साथ अलाइंड है, जुड़े हुए हैं, ना चाइना के साथ जुड़े हुए हैं, एंड नॉट फुली विद द वेस्ट, और ना ही हम पश्चिमी देशों के साथ जुड़े हुए हैं। इंडियाज अप्रोच इज बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जो रणनीतिक हमारी स्वतंत्रता है, जो जिस से हमारा नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित फुलफिल हो रहा है, हमने वो पाथ अपना रखा है जिसको हम लोगों ने बैलेंस पाथ देखा। दैट मीन्स इंडिया इंगेज ऑन एवरी प्लेटफॉर्म। दुनिया की जितने भी महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, चाहे वो एससीओ हो गया, देखिए प्लेटफॉर्म एससीओ हो गया, या फिर आप लोग WTO हो जाए, चाहे G7 का समिट हो, भारत हर एक प्लेटफॉर्म पे दिखता है। या फिर एशियान का मीटिंग हो, आसियान की मीटिंग हो, कोई भी मीटिंग हो, हर जगह भारत के लीडर दिखते हैं, भारत हर प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है। दैट मीन्स इंडिया इंगेज ऑन एवरी प्लेटफॉर्म विथ इट्स ओन वॉइस। हम अपनी आवाज के साथ, जो इंडिया का इंटरेस्ट है, उस आवाज को हम बुलंद किए हुए हैं, हमारे नेता चाहे हमारे डिप्लोमेट्स, इट्स ओन इंटरेस्ट, और हम अपने हित के हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर हमारा हित चाइना के साथ फुलफिल हो रहा है, अगर हमारा हित रसिया के साथ फुलफिल हो रहा है, हम उस देश के साथ हैं और हम उस देश के साथ ट्रेड भी करेंगे, इकोनॉमी भी करेंगे और टूरिज्म को भी बढ़ावा देंगे। एंड इट्स इंडिपेंडेंट स्टैंड, और हमारा इस मुद्दे पे एक स्वतंत्र विचार भी है और स्वतंत्र स्टैंड भी है। हम ना चाइना के साथ अलाइंड है, ना रसिया के साथ, ना वेस्टर्न डोमिनेंस के साथ, हमारा एक अलग स्टैंड है और इंडिया का स्टैंड बहुत अच्छा है। सो फ्रेंड्स, दिस इज रोल ऑफ इंडिया। और हम पूरे वीडियो में देखें कि इंडिया चाइना का रोल क्या है, इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। हमने देखा कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज हो रहा है जिसमें रसिया, चाइना और इंडिया, खास करके इंडिया की भूमिका बहुत है, चूंकि हम पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है और इस मार्केट के होने से बहुत सारे नेशन है जिसका नजर है भारत पे। लेकिन हमको सिर्फ मार्केट बन के नहीं रहना है, हमको एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन के उभरना है। ठीक है, तो इन सारे फैक्ट के आधार पे देख सकते हैं कि जो अमेरिका पहले यूनिपोलर वर्ल्ड हुआ करता था, अभी कोई भी देश सिर्फ यूनिपोलर नहीं रह गया है। अब जो दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर है, वैश्विक व्यवस्था है, वो मल्टीपोलर हो गया, बहुध्रुवीय हो गया है। यानी जो दुनिया भर में जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब इमर्जिंग जो कंट्री हैं, पावरफुल हैं, जैसे इंडिया है, चाइना है, रसिया है, ये सब कंट्री भी बहुत पावरफुल हो चुकी हैं, तो यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रह गया है। What the future holds will depend on how these nations shape their relation and strategy in the year ahead. अब इनका जो फ्यूचर है उस पे डिपेंड करता है कि इनके रिलेशंस कैसे होते हैं, इनकी स्ट्रेटजी, रणनीति कैसे होती है, वो आगे आने वाले वर्षों में डिसाइड होगा। फिलहाल हम लोग इतना कह सकते हैं कि अब दुनिया यूनिपोलर नहीं रह गया है, मल्टीपोलर हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सारथी वर्ल्ड अफेयर्स। थैंक यू।